हेलो बच्चा लोग, कैसे हो मेरे गुड्डा और गुड़ियों। सभी बच्चों को गुड इवनिंग की। आई हो आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है? तो आज हम लोग पढ़ने वाले बच्चे यहाँ पर मानव के जनन तंत्र के बारे में, क्योंकि ये चैप्टर बच्चों हम लोगों का चल रहा है और ये चैप्टर खत्म ही होने वाला है, बिल्कुल लास्ट टॉपिक है। तो उस लास्ट टॉपिक के बारे में हम लोगों को पढ़ना है और यहाँ से भी आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो, हम लोग पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ लिए थे। यहाँ पर सागर बताए, हम भ्रूणीय विकास देख लिए थे। ठीक है, भ्रूणीय विकास कैसे होता है तो सारा स्टेप यहाँ पर आप लोगों को बता दिए थे। अच्छा, सागर बता कैसे होता है बच्चा, और इस सागर बता की पूरी प्रोसेस देख लिए थे। अपरा का निर्माण देख लिए थे। ठीक है, अपरा का निर्माण कैसे होता है उसका कार्य देख लिए थे बच्चा। और यहाँ पर एचसीजी हार्मोन्स के भी कार्य देख लिए थे। एचसीजी हार्मोन्स का कार्य क्या होता है, एचबीएल हार्मोन्स का कार्य बता दिए थे। मतलब यहाँ तक की सारी कहानी आप लोगों को बता दिए थे। है कि नहीं? तो अब आगे बच्चा, आज आप लोगों को पढ़ना है यहाँ पर जनन स्तर के बारे में, अर्थात जब भ्रूणीय विकास हो जाता है। देखो सारी स्टेप, हमारी सारी कहानी चल रही कैसे रही है, इसको यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चा यहाँ पर युग्मनज बना। देखो सारी कहानी कैसे चल रही है। पहले यहाँ पर युग्मक थे, युग्मक। ठीक है, युग्मक से बच्चा युग्मनज बना, युग्मनज। युग्मनज से बनता है यहाँ पर इसी युग्मनज का होगा बच्चा विदलन। विदलन होगा, विदलन के बाद फिर बनता है ये आगे चल करके भ्रूण। ठीक है, भ्रूण बनेगा और यही भ्रूण आगे चल करके विकसित शिशु में परिवर्तित हो जाएगा। विकसित शिशु में परिवर्तित। ठीक है, तो ये कहानी ये चल रही है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। युग्मक बना बच्चा, निषेचन हुआ, निषेचन के युग्मक से निषेचन के बाद युग्मनज बना। यही युग्मनज बिना परिवर्तन किए, बिना आकार में परिवर्तन किए ये बदल जाता है किसमें सर, विदलन में बदल जाता है। ठीक है, विदलन बन जाता है। फिर उसके बाद यही विदलन आगे चल करके भ्रूण का निर्माण करता है। मतलब ये विदलन भैया होने के बाद जब 64 कोष की अवस्था आएगी, यहाँ पर होगा सागर्भता। सागर्भता, सागर्भता के दौरान ही क्या बनेगा सर, प्लासेंटा बनेगा, प्लासेंटा। ठीक है, प्लासेंटा बनेगा या अपरा बन जाता है। यही प्लासेंटा के बाद आगे भ्रूण का विकास होगा और ये भ्रूण का विकास बच्चों यहाँ पर कुछ महीनों के अंतराल में होता है। 9 माह, 9 माह का समय लगता है। ठीक है, भ्रूण के विकसित होने, विकसित शिशु बनने के समय में कितना समय लगता है, 9 माह का समय लगता है। फिर उसका यहाँ पर होता है बच्चा, इसी शिशु का हो जाएगा प्रसव। प्रसव हो जाएगा या फिर जन्म हो जाएगा। प्रसव बोल दो या फिर जन्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों के टॉपिक के अनुसार ये सारी चीजें चल रही है। फिर प्रसव हो जाएगा, फिर उसके बाद दुख का श्रावण पढ़ लेंगे, टॉपिक हो जाएगा खत्म। तो हम लोग यहाँ तक की पढ़ लिए भैया, युग्मनज पढ़ लिए, विदलन पढ़ लिए, सागरभता पढ़ लिए, प्लासेंटा के बारे में पढ़ लिए। अब यहाँ पर भ्रूण के बारे में पढ़ेंगे भैया, भ्रूण का विकास कैसे होता है, इस अवस्था को पढ़ेंगे। तो उसके लिए हम लोगों को एक चीज यहाँ पर समझना जरूरी है। क्या चीज जी, क्या चीज समझना जरूरी है? तो बच्चों जैसे ये विदलन होता है ना, ये विदलन होता है, सागरभता आ जाएगी, तब उसके बाद अंतर कोशिक जो समूह होता है, इनर सेल मास, अंतर कोशिक समूह बोलते हैं या फिर इनर सेल मास। देखो बच्चों पिछली क्लास में यही चित्र बनाए थे आपको, अगर यहां से नजर आ रहा होगा आप लोगों को अच्छे से, तो ये किनारे किनारे बच्चों कोष को रखे, उसके बीचों बीच में भैया यहाँ पर कुछ कोशिकाएं थी इस साइड में। इन्हीं कोशिकाओं के समूह को, इन्हीं कोशिकाओं के समूह बोलते हैं अंतर कोशिक समूह। ठीक है, अब यही अंतर कोशिक समूह आगे चल करके 3 जनन स्तर का निर्माण करेगा। 3 जनन स्तर। ठीक है, 3 जनन स्तर का निर्माण करेगा और वो तीनों जनन स्तर यहाँ पर है। 3 जनन स्तर का निर्माण करेगा और जितने भी जनन स्तर हैं, इसी जनन स्तर से आगे चल करके सभी विकसित सभी शिशु के अंगों का निर्माण होना है। इसी जनन स्तर से ही आगे चल करके सभी जितने भी शिशु हैं उनके अंगों का निर्माण होना, जितना भी भ्रूण बनेगा उनके अंगों का यहाँ पर निर्माण होगा। तो इसके बारे में यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले ये जो जनन स्तर है बच्चा, जर्म लेयर है, 3 प्रकार होते हैं इसको, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, ये पहला जी, ये दूसरा है और ये तीसरा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे यही यही अंतर कोशिक समूह
तीन स्तर का निर्माण करता है। ये हो गया एक्टोडर्म, ये सॉरी ये हो गया एंडोडर्म। एक मिनट रुकिएगा, इसको हम ऐसे बना दें। ये पहले नंबर का है, ये दूसरे नंबर का है, और ये तीसरे नंबर का है। ठीक है, ये तीसरे नंबर का है। तो यहाँ पर तीन जनन स्तर का निर्माण हो जाता है, तीन जनन स्तर का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। इसी तीनों जनन स्तर से अलग अलग अंगों का निर्माण होता है। क्या क्या निर्माण होगा? सबसे पहले एक्टोडर्म से त्वचा बनेगी, नाखून बनेगा, बाल बनेगा, ग्रंथियां बनेगी, प्लीहा। ठीक है, अन्य सारी ग्रंथियां, अन्य सारे अंग भी बनते हैं, लेकिन ये मुख्य अंग है जो जिससे एक्टोडर्म का निर्माण हो जाता है। ठीक है, एक्टोडर्म से मतलब ये सभी अंगों का निर्माण होगा। त्वचा होगा मतलब बाहरी आवरण, खोल है भैया, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। नाखून का निर्माण हो जाएगा, नाखून बनना प्रारंभ हो जाएंगे। बाल का भी निर्माण होगा, छोटे छोटे बाल बनेंगे, फिर ग्रंथियां बनेंगी, प्लीहा बनेंगी। ये सभी अंग इसी एक्टोडर्म से बनते हैं। फिर आता बात करते हैं मेसोडर्म की। मेसोडर्म में दूसरी लेयर होती है, दूसरी परत होती है इसकी, ये वाली परत है, ये वाली परत है दूसरी परत। इस मेसोडर्म से संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक मतलब जैसे हमारा रक्त हो गया, हमारी अस्थियां हो गई, हमारे भैया जितने भी संयोजी पेशी ऊतक है, सबके सभी का निर्माण, जितने भी संयोजी ऊतक है उनका निर्माण मेसोडर्म से होता है, मतलब मध्य वाली कोशिका से, मध्य वाले स्तर से। उसके बाद रेखित पेशी ऊतक, अरेखित पेशी ऊतक, हृदय पेशी ऊतक, मतलब जितने भी पेशी ऊतक है वो सबके सब निर्माण होते हैं मेसोडर्म से। नोटोकार्ड की बात करेंगे, मतलब रीढ़ की हड्डी में उपस्थित होता है रोटोकार्ड, उसका निर्माण हो जाता है। अंतः कंकाल मतलब जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है, एंडोस्केलेटन सिस्टम, सॉरी एंडोस्केलेटन सिस्टम, मतलब जितनी भी अस्थियां होती है उनका भी निर्माण हो जाता है इसी अंगों से। अंतरांगों के आवरण, भैया अंतरांग मतलब जैसे हमारा हो गया पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, हृदय परिसंचरण तंत्र या वृक्क उत्सर्जन तंत्र, इनके ऊपर जो भी वृक्क है या फिर हृदय है या फिर फेफड़ा है, इनके ऊपर जो आवरण बनता है वही आवरण किससे बनता है सर? उस आवरण का मेसोडर्म से उत्पत्ति होती है। ठीक है, वृक्क का निर्माण हो जाता है। जनन मतलब होता है आपका वृषण और अंडाशय, वृषण और अंडाशय का निर्माण जनन से हो जाता है। ठीक है, डेंटाइन आदि का निर्माण हो जाता है। डेंटाइन मतलब हमारे दांत वगैरह बनने लगते हैं। तो आप लोग यहाँ पर समझ ले कि मेसोडर्म से उत्पत्ति किन किन अंगों की हो रही है। लास्ट में आता है एंडोडर्म। अब एंडोडर्म की से क्या क्या अंग बनेंगे? सबसे पहले जितने भी खोखले अंग हैं, जितने भी खोखले अंग मतलब जैसे आहार नाल है, उनकी भित्तियां बनेगी। ठीक है, आहार नाल है, श्वसन तंत्र है, यहाँ पर देखो आहार नाल की कोश भित्ति बनेगी। अग्न्याशय, यकृत, जिह्वा, श्वसन नाल, श्वास नाल, फेफड़ा, मूत्राशय, इन सबका क्या बनेगा बच्चा? भित्ति बनेगी। देखो जैसे मान लेते हैं आहार नल की ये नलिका होती है। ठीक है, आहार नल की ये नलिका होती है, इस नली की कोई ना कोई दीवार होगी भाई, कोई ना कोई भित्ति होगी। ये जो भित्तियां हैं, ये जो दीवार है, ये दीवार किससे बनती है? मतलब एंडोडर्म से। कहने का मतलब है जितना भी पाचन तंत्र है उन सभी तंत्र का निर्माण किससे हो रहा है? यहाँ से, इससे हो रहा है। राइट है, तो आई होप यहाँ तक की चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहाँ तक की कहानी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी सर कि जनन स्तर का निर्माण कहाँ से हो रहा है? इसी अंतर कोशिक समूह से तीन जनन स्तर का निर्माण होता है। तीनों जनन स्तर आपका एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, इन सभी अंगों से अलग अलग, इन सभी स्तरों से अलग अलग अंगों का निर्माण होता है। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर पूरी तरह से भ्रूणी विकास देखेंगे, भ्रूण का विकास कैसे होता है। ठीक है, हमारा यही टॉपिक है। क्योंकि देखो आप लोग इसके पहले में सागरभता पढ़े थे, इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे भैया? देखो सागरभता एवं भ्रूणी विकास, इसी सागरभता में ही आता है अपरा या फिर प्लासेंटा आता है। इसी सागरभता के अंदर ही क्या आएगा आपका? अपरा या फिर प्लासेंटा। अब बच्चा हम लोग देखेंगे यहाँ पर भ्रूणी विकास। ठीक है, भ्रूणी विकास में सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया यहाँ पर ये चीजें, जन स्तर के बारे में देख लिया। अब यहाँ पर भ्रूणी विकास के बारे में सारी कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, भ्रूणी विकास कैसे होता है जी? देखो स्त्री की गर्भाशय में निषेचित अंडे 2 माह तक होने वाली परिवर्धन को भ्रूण काल कहते हैं। मतलब कि जो युग्मनज है ये आगे चल करके 2 माह तक कुछ कोशिकाएं मतलब कुछ अंगों का निर्माण करेगा, जैसे हृदय वगैरह हो गए, उंगलियां वगैरह हो गई, इनका निर्माण करेगा। ठीक है, तो इसके बीच की जो अवस्था है इसी को कहते हैं यहाँ पर भ्रूण काल। इसी अवस्था को कहेंगे भ्रूण काल। ठीक है, युग्मनज से लेकर के निषेचन के बाद भैया ये युग्मनज से लेकर के यहाँ पर मान लेते हैं शिशु बन रहा भैया, ये मान लेते हैं शिशु बन रहा है। ठीक है, थोड़ा सा समझने के लिए, तो इसमें भैया उंगलियां बन जाती हैं। ठीक है, हाथ पैर की उंगलियां बन जाएंगी।
इसका मतलब क्या नहीं हो रहा भैया, इसके बीच की जो अवस्था है, ये 2 माह का 2 मंथ का समय लगता है यहाँ पर, 2 मंथ में। इसी 2 मंथ के टाइम को कहते हैं भ्रूण काल। 2 माह के बाद भ्रूण परिवर्धन के समय गर्भकाल और परिवर्धन करते हुए परिवर्धन करते हुए भ्रूण को गर्भ कहते हैं। देखो, इसके बाद 2 महीने के बाद जब ये शिशु बन जाएगा भैया, छोटा सा है अभी, अब ये आगे चल करके 2 माह से लेकर के मतलब कि 3 से लेकर के 7 माह तक, 3 से लेकर के 7 माह तक, इस बीच के समय को हम क्या कहेंगे बच्चा? गर्भकाल कहेंगे, गर्भकाल कहते हैं। ठीक है, और ये गर्भकाल, और जो भ्रूण में बच्चा पल रहा होता है उसको गर्भ कहते हैं। जो भ्रूण में बच्चा पल रहा होता है उसको क्या कहते हैं, मतलब गर्भाशय में जो बच्चा पल रहा होता है उसे हम गर्भ कहते हैं। ये हो गया बच्चा भ्रूण काल, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये भ्रूण बनेगा, ये भ्रूण बनेगा, यही भ्रूण आगे चल करके, यही भ्रूण आगे चल करके किसका निर्माण करता है? गर्भ का निर्माण करता है, मतलब जो शिशु बनता है वो शिशु का निर्माण करेगा। ठीक है, इसके बीच की अवस्था को हम कहेंगे गर्भकाल, इसके बीच की अवस्था कहेंगे भ्रूण काल। मनुष्य में जो गर्भकाल होता है भैया वो पूरे कितना होता है? 9 माह का होता है, या 40 सप्ताह की, या 280 दिन। ठीक है, ये औसतन है, ये औसतन है, इतने दिन का, इतने समय का उनका गर्भकाल होता है। इसमें आपका इसको, इसी 9 माह को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें आता है पहली तिमाही, दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही। मतलब कि कैसे इसको जरा से यहाँ पर देख लेते हैं, समझ लेते हैं भैया। शिशु को जन्म होने में समय कितना लगता है? बोलोगे 9 माह सर, 9 माह का समय लगता है। इसी 9 माह के समय को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट तिमाही, प्रथम तिमाही, ये दूसरी तिमाही, और ये है तीसरी तिमाही, ये है तीसरी तिमाही। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर, ये तीन महीने का होता है। ये 3 मंथ का, फर्स्ट माह, सेकेंड माह, थर्ड माह, ये भी 3 महीने का होता है। 3 के बाद आएगा चौथा माह, पांचवा, छठा। ठीक है, और ये भी 3 महीने का होता है, 7वां, 8वां और 9वां। कहने का मतलब है कि हर तिमाही में 3 3 महीने होते हैं। हर तिमाही में कितना महीना जी? 3 3 मंथ होते हैं। राइट है, चलो आगे देखते हैं भैया। तो यहाँ पर हम पहले तिमाही में क्या बनता है, किस अंग का निर्माण होगा, दूसरी तिमाही में किस अंग का निर्माण होगा, तीसरे में क्या होगा, सारी चीज यहाँ पर देखने वाले हैं। राइट है, चलो आगे देखते हैं। चलो यहाँ पर देखना, कुछ भ्रूण के विकास के बारे में चर्चा की गई है। भ्रूण के विकास में सबसे पहले यहाँ पर जायगोट रहेगा, फिर 2 कोष की अवस्था, 4 कोष की अवस्था, फिर 16, 32, 64, यहाँ सॉरी ये आपका है, हाँ ठीक है, 64 कोष की अवस्था। फिर उसके बाद ये ब्लास्टुला अवस्था आ जाएगी, मतलब यही 64 कोष की अवस्था ही आगे चल करके बदल जाती है ब्लास्टुला में। कुछ यहाँ पर ब्लास्टोसेल कैविटी पाई जाएगी, ब्लास्टोसेल गुहा पाई जाएगी। ये आगे चल करके किससे जुड़ जाएगा? भ्रूण से, मतलब कि अपरा से जुड़ जाता है, अपरा बन जाती है, गर्भाशय भित्ति से जुड़ जाता है, जिस वजह से अपरा का निर्माण होगा। फिर ये पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8वां और 9वां, 9 माह में इस विकसित शिशु का जन्म हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे साइकिल्स हैं। देखो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। हो सकता है आपको क्लियर ना दिखाई दे रहा होगा, तो बिल्कुल आप लोग चिंता न करिएगा, ये वैसे आपको समझाने के लिए लेकर आए हैं, बाकी जरूरी नहीं कि अभी आपको ये याद हो जाए। ठीक है, देख यहाँ पर देखो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ये फर्स्ट मंथ, ये सेकेंड मंथ, ये थर्ड मंथ, ये फोर्थ मंथ। अब देखो यहाँ पर सेकेंड ट्राइमेस्टर, फोर्थ मंथ, उसके बाद ये फिफ्थ मंथ, ये सिक्स्थ मंथ, ये 7 है, 7 मंथ, ये किसमें आ गया? थर्ड ट्राइमेस्टर में। 8 मंथ, और ये है 9 मंथ। ठीक है, ये थर्ड ट्राइमेस्टर में आ गया। अब देखो इसके बाद ये पहले से लेकर के लगभग 13 से 14 वीक तक, पहले से लेकर के 13 से 14 वीक तक। ठीक है, ये आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है। उसके बाद 14 से लेकर के 27 से 28 वीक तक, 14 से लेकर के 27 से 28 वीक तक ये आपका सेकंड ट्राइमेस्टर है। उसके बाद 27 वीक से लेकर के 40 वीक तक, 27 से लेकर के 40 वीक तक ये आपका होता है थर्ड ट्राइमेस्टर। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग भ्रूण का यहाँ पर समझ दिया गया है, उसका यहाँ पर फिगर भी दिया गया है। ठीक है,
चलो अब देखते हैं बच्चा, यहाँ तक की चीजें तो हो गई क्लियर। ये चीजें आपको ध्यान से रखनी है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर ये है क्या, मतलब कि पहली तिमाही, दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही ये है क्या, किस तिमाही में किस अंग का निर्माण होता है, यहाँ पर वो सारी चीजें लिखी गई है। ये 0 से लेकर के 12 सप्ताह तक होता है। कितना बच्चा, 0 से लेकर के 12 सप्ताह। अगर आप लोग यहाँ पर देखो, ये 0 से लेकर के 12, 13 सप्ताह तक हो सकता है, ठीक है। चलो अच्छी बात है। अब आगे देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले बनने वाला जो अंग होगा हृदय होगा। उसके बाद भैया हाथ पैर की उंगलियां बनेंगी, फिर अंतर जो अंग तंत्र है इनका निर्माण हो जाएगा। पहले महीने के अंत तक, मतलब पहले तिमाही के अंत तक क्या क्या बनता है, तो सबसे पहले महीने में सबसे पहला शरीर के अंदर बनने वाला जो अंग होता है शिशु में, भ्रूण में, वो बनता है भैया हृदय। हृदय की धड़कन को डॉक्टर स्टेथोस्कोप द्वारा सुन सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि इसकी हार्ट बीट कितनी चल रही है, कितनी तेज है, कितनी धीमी है, ठीक है। तो सबसे पहले डॉक्टर शिशु का हृदय सुन सकते हैं किस महीने में, पहले महीने में सुन सकते हैं, राइट है, पहले महीने के अंत तक। उसके बाद दूसरा महीना आएगा भैया, दूसरे महीने के अंत तक हाथ पैर की उंगलियां बन जाती हैं, बहुत छोटे छोटे उंगलियां यहाँ पर निर्माण हो जाएगा। उसके बाद आता है तीसरा महीना। तीसरा महीने में शरीर के अंदर जितने भी अंग तंत्र उन सभी अंग तंत्रों का निर्माण होगा, जैसे आपका पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, प्रसंचरण तंत्र और उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, इन सभी तंत्रों का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। उसके बाद जब सेकंड तिमाही स्टार्ट होती है, पहले तिमाही के अंत तक ये सारे अंगों का निर्माण हो जाएगा। जब सेकंड तिमाही, दूसरी तिमाही स्टार्ट होती है, ये 13 से लेकर के 28 सप्ताह तक होता है, ठीक है। 13 से लेकर के देखोगे तो ये 27 से 28 सप्ताह होगा, यहाँ से 13 से लेकर के 27 से 28 सप्ताह, ठीक है। आगे देखेंगे, यहाँ पर जो समय लगता है भैया, यहाँ पर चौथे महीने में, पांचवें महीने में, छठे महीने में। तो चौथे महीने में सभी अंगों अंग तंत्रों का विकास होगा। पांचवें महीने के दौरान जो होगा शिशु में हलचल, गतिशीलता, सिर पर बाल आ जाएंगे। और छठे महीने में के अंत तक शरीर पर कोमल बाल आ जाते हैं, जिसको हम लाइनिको कहते हैं। देखो यहाँ पर पहले जो चौथा महीना है, चौथे महीने में शरीर के जितने भी अंग तंत्र का निर्माण हुआ था तीसरे माह में, यहाँ पर जितने भी अंग तंत्र का निर्माण हुआ है, ये चौथे माह में इनका थोड़ा सा विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, ठीक है। कोई नया अंग नहीं बन रहा है, लेकिन जब पांचों महीने आएगा तो पांचों महीने में शिशु में हलचल मिलेगी। शिशु में थोड़ा सा वो लात मारेगा, किक मारना चालू कर देता है, माँ को पता चल जाता है वो किक मार रहा है लात से, ठीक है। तो वो किक मारना पता चल जाता है, फिर गति से उसके अंदर गतिशीलता आ जाती है और सिर पर बाल आ जाते हैं। किस महीने में, तो पांचवें महीने के दौरान। फिर छठे महीने के अंत तक, जब छठा महीना आएगा, छठे महीने के अंत तक क्या क्या होता है, शरीर पर कोमल बाल आ जाते हैं। कोमल बाल को हम लाइनिको कहते हैं, याद रखना। शरीर पर जो पहले कोमल बाल आते हैं उन कोमल बालों को लाइनिको कहते हैं। उसके बाद उनकी जो पलके रहती है, आंख पहले बंद रहती है, लेकिन फिर छठे महीने के अंत तक, छठे महीने के दौरान ही आंख की पलके खुल जाती हैं, बरौनियों का निर्माण हो जाता है, मतलब जितने भी आईलिड्स हैं उनका निर्माण यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं भैया, तीसरी तिमाही या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर। इस तीसरी तिमाही में क्या क्या होता है, तीसरी तिमाही में भ्रूण का पूर्ण विकास हो जाता है, मतलब यहाँ पर कंप्लीट जो भ्रूण होता है वो पूरी तरह से विकसित हो जाता है। शरीर उल्टा हो जाता है भैया, और भ्रूण की जो लंबाई होती है वो 18 से लेकर के 20 सेंटीमीटर हो जाती है, और इसका जो भार है 3 से 4 किलोग्राम हो जाता है। और 9वें महीने के अंत तक प्रसव के लिए या फिर जन्म के लिए शिशु पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, मतलब वो तैयार हो जाता है। ये देखो एक फीमेल लेडी है, फीमेल लेडी के अंदर जो गर्भाशय है, गर्भाशय के अंदर जो शिशु पल रहा है उसका यहाँ पर बड़ा करके जूम करके दिखाया गया है। ये शिशु है, देखो पूरे लास्ट महीने में, मतलब कि 9वें महीने में पूरी तरह से कैसा हो जाता है, उल्टा हो जाता है। अगर आपको नजर आ रहा होगा तो यहाँ पर ये हिस्सा आपको प्लासेंटा वाला नजर आ रहा होगा, ये हिस्सा प्लासेंटा का नजर आ रहा होगा, ठीक है। यहीं से एक नलिका जुड़ी है जिसको हम कहते हैं गर्भनाल, इसी एक नलिका जोड़ती है जिसको हम कहते हैं गर्भनाल, या फिर इसको आप नाभि रज्जुक भी कहते हैं। फिर उसके बाद इस शिशु का होगा जन्म नाल द्वारा, यहाँ से ये सर्विक्स है, ये ग्रीवा है, ये योनि भाग है। ये वाला हिस्सा जो छोटा सा आपको पतला दिखाई दे रहा है ये योनि भाग है, सॉरी ये सर्विक्स है, और यही से इसी सर्विक्स के द्वारा फिर भैया यहाँ पर योनि द्वारा आएगा। इसी को कहते हैं जन्म नाल, ग्रीवा नाल और योनि, इन दोनों को मिलाकर के जन्म नाल कहते हैं। तो इस शिशु का जो जन्म होगा भैया जन्म नाल के द्वारा होगा, ठीक है। और ये फीमेल्स में मूत्राशय है, बाकी ये क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र वाला सारा सिस्टम है। अब देखिए भैया यहाँ पर प्रसव एवं दुग्ध स्राव, प्रसव कैसे होगा, प्रसव मतलब बच्चे का जन्म कैसे होगा। तो प्रसव के लिए, बच्चे के जन्म के लिए सारी अवस्थाएं, अच्छा यहाँ तक की चीजें आप लोगों को समझ में आई कि नहीं, अगर ना आई हो तो बिल्कुल आप लोग बता दीजिएगा। देखो सारी कहानी एक बार फिर से हम यहाँ पर रिपीट कर दे रहे हैं। कहीं पर ब्लैंक पेज मिल जाए तो, कहीं पर ब्लैंक पेज मिले तो फिर यहाँ पर
चलो यहाँ पर देखो, पहली तिमाही में क्या हो रहा है, पहली तिमाही, दूसरी तिमाही, फिर तीसरी तिमाही, है कि नहीं? तीन तिमाही है, तीन तिमाही में भ्रूण का विकास हो रहा है। पहले तिमाही में हृदय, हृदय का निर्माण हो जाएगा। इसकी धड़कन डॉक्टर सुन सकते हैं, धड़कन सुन सकते हैं, ठीक है? किसके द्वारा? स्टेथोस्कोप के द्वारा, आला जिसको कहते हैं। उसके बाद इसी पहले तिमाही की दूसरा महीना, हाथ पैर की उंगलियां, अंगुलियों का निर्माण हो जाएगा, हाथ पैर के अंगुलियों का निर्माण हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सभी अंग तंत्र, सभी अंग तंत्र बन जाएंगे, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र आदि। उसके बाद तीसरी तिमाही के पहले महीने में, तीसरी तिमाही के पहले महीने में अंग तंत्र का विकास, ठीक है? यहाँ पर होगा अंग तंत्रों का विकास। उसके बाद बच्चा उसके बाद यहाँ पर तीसरी तिमाही के बाद जब दूसरा महीना चलेगा, दूसरी तिमाही में जब दूसरा महीने में चलेगा, अर्थात ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा महीना, पांचवें महीने में सिर पर बाल, ठीक है? सिर पर बाल और हलचल होगी, शिशु में हलचल होगी, हलचल, और किक मारना प्रारंभ, ठीक है? वो किक मारता है, बच्चा जो शिशु रहता है वो माँ के गर्भ में किक मारता है, ठीक है, अंदर ही। उसके बाद भाई तीसरी तिमाही के अंत तक वो शरीर पर कोमल बाल, कोमल बाल अर्थात लैंगिको, ठीक है? लैंगिकों का निर्माण। बाकी बरौनियां या पलकें अलग हो जाती हैं, बरौनियों का निर्माण हो जाएगा और पलकें अलग हो जाती हैं। जब तीसरी तिमाही होता है, यहाँ पर शिशु का विकास, यहाँ पर शिशु का क्या होगा जी? विकास होगा। लंबाई हो जाएगी उसकी 18 से 20 सेंटीमीटर, भार हो जाएगा 3 से 4 किलोग्राम, 3 से 4 किलोग्राम, ठीक है? ये उसका भार हो जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। फिर उसके बाद बच्चा जन्म लेने के लिए तैयार, जन्म लेने के लिए तैयार, क्लियर है? अब बच्चा जब जन्म लेने के लिए तैयार होगा ना, अब वो जन्म लेकर के बाहर आएगा, ठीक है? तो जन्म लेने की प्रक्रिया को हम कहेंगे प्रसव। तो अब यहाँ पर पढ़ने वाले हैं प्रसव की अवस्थाएं, क्लियर है? अब यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रसव कैसे होता है, मतलब जन्म उसका कैसे होगा, वो चीज देखते हैं यहाँ पर। यहाँ तक की चीजें आप लोगों को क्लियर हो रही हैं? एक मिनट देखिएगा जरा सा। ठीक है, चलो यहाँ पर देखेंगे भैया, जन्म लेने के लिए सबसे पहला, जन्म लेने के लिए जो सबसे पहली अवस्था आती है, मतलब कि वो कैसे पता चल जाता है कि वो जन्म होने वाला बच्चे का। तो उसके लिए हमारे अंदर जो गर्भाशय भित्ति होती है ना, उस गर्भाशय भित्ति में संकुचन उत्पन्न होता है। संकुचन देने का काम, मतलब जैसे बच्चे का डिलीवरी होने वाली है ना, तो डिलीवरी होने का जो संकेत देता है वो कौन देता है? तो ये तो गर्भ देगा, ठीक है, गर्भ देता है, और प्लेसेंटा, दो चीजें होती हैं जो कि संकेत देंगी। और संकेत देने के बाद पता चल जाएगा कि वहां पर बच्चे का जन्म होने वाला है। तो वहां से निकलेगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, ठीक है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जब निकलेगा तो भैया ये क्या करेगा? ये जाकर के अंतः गर्भाशय भित्ति को, सॉरी मध्य गर्भाशय भित्ति में उत्पन्न करेगा संकुचन। अब जैसे मध्य गर्भाशय भित्ति में संकुचन उत्पन्न होता है, तो इस प्रक्रिया को उत्क्षेपण कहते हैं, ठीक है? जैसे ही अंतर जो मध्य गर्भाशय भित्ति है, इसमें जो संकुचन उत्पन्न होता है, इसे संकुचन उत्पन्न होने की प्रक्रिया को हम कहते हैं उत्क्षेपण। तो उसके द्वारा वही संकुचन उत्पन्न होगा, वो धीरे धीरे क्या करेगा? बाहर निकलना प्रारंभ करेगा, वो धीरे धीरे वहां से बाहर निकलना प्रारंभ करेगा। लेकिन बाहर निकलने के लिए भैया, बाहर निकलने के लिए इतना आसान तो है नहीं, है कि नहीं? उसके लिए भी बहुत सारे हार्मोन्स चाहिए, रिलैक्सेशन वगैरह भी चाहिए। तो उसके लिए सारी की सारी यहाँ पर कहानी आप लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मानव में सगर्भता की औसत लगभग 9 माह से 9.5 माह तक होती है। मतलब ये सगर्भता की औसत है, ये इतनी चलती ही है, 9 माह से 9.5 माह तक हो जाती है। किसी में ऐसे बच्चे रहते हैं वो 9 माह से पहले जन्म ले लेते हैं, और 9 माह के बाद भी बहुत सारे बच्चे जन्म लेते हैं। तो यहाँ पर 9 से 9.5 माह तक यह बच्चे का जन्म होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? गर्भावधि कहते हैं, या फिर सगर्भता अवधि कहते हैं, ठीक है?
सगर्भता के अंत में गर्भाशय संकुचनों के कारण गर्भ रहता है या फिर बच्चा रहता है वो बाहर निकल आता है। यही प्रक्रिया प्रसव कहलाएगी या फिर जन्म लेना कहलाती है। ठीक है, और इस समय को मतलब जिस समय बच्चा जन्म ले रहा है इस समय को कहते हैं प्रसव काल। अंतःगर्भाशय में संकुचन उत्पन्न होता है और संकुचन उत्पन्न होने के बाद वो गर्भ शिशु वहां से जन्म नाल से बाहर निकलता है और बाहर निकलेगा तो इसी प्रक्रिया को हम प्रसव कहते हैं या फिर जन्म लेना कहते हैं। ठीक है, इस समय को हम कहेंगे प्रसव काल। अच्छा, प्रसव होता है एक जटिल तंत्रीय अंतःस्रावी क्रिया है। इसका मतलब है कि जो बच्चे का जन्म होना है, जो शिशु का जन्म होना है, वो मस्तिष्क के द्वारा सूचना मिलेगी, मस्तिष्क भी सम्मिलित रहेगा, तंत्रिका तंत्र भी सम्मिलित रहेगा और साथ ही साथ में यहाँ पर अंतःस्रावी तंत्र भी सम्मिलित रहेगा। मतलब दोनों के दोनों तंत्रिक क्रिया मतलब जो हमारा शरीर का मस्तिष्क वगैरह है वो उसमें सहायता करेगा। अंतःस्रावी तंत्र मतलब कुछ ग्रंथियां काम में आएगी जहां से हार्मोन्स वगैरह निकलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि जो हमारा प्रसव है, जन्म लेने की प्रक्रिया है, वो जटिल अंतःस्रावी तंत्र क्रिया विधि है। ठीक है, इसी के द्वारा प्रेरित होती है। आगे यहाँ पर है प्रसव के लिए संकेत पूर्ण विकसित शिशु। देखो यही चीज अभी आपको बताएं, पूर्ण विकसित गर्भ और अपरा से मिलता है। ठीक है, गर्भ एवं अपरा से मिलता है, उस चीज को ध्यान देना, गर्भ एवं अपरा से मिलता है। हल्के गर्भाशय संकुचन को प्रेरित करते हैं जिसे हम गर्भ निक्षेप या फिर गर्भ निक्षेप या फिर उत्क्षेपण की प्रक्रिया कहते हैं। इस गर्भ निक्षेप या उत्क्षेपण की प्रक्रिया को प्रेरित कौन कर रहा है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रेरित करता है। इसी ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को हम कहते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को बच्चा कहते हैं यहाँ पर बर्थ हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का दूसरा नाम है बर्थ हार्मोन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं भैया। यहाँ पर देखो गर्भाशय संकुचन पश्च पीयूष ग्रंथि से निकला हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन के कारण होता है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज याद रखना कि गर्भाशय संकुचन कौन कौन करता है? पश्च पीयूष ग्रंथि से निकला हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन के कारण होता है। यह इसी ऑक्सीटोसिन को हम बर्थ हार्मोन्स कहते हैं। रिलैक्सिन हार्मोन प्रसव के समय जो रिलैक्सिन हार्मोन्स होता है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो प्लेसेंटा होता है, अपरा होता है, वो 4-5 हार्मोन्स का श्रवण करता है। एक तो हो गया HCG, HPL और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन हार्मोन। ठीक है, जो रिलैक्सिन हार्मोन्स होता है, यह रिलैक्सिन हार्मोन्स क्या कहता है? ये मुख्य रूप से ग्रीवा तथा श्रोणि मेखला, ठीक है, श्रोणि मेखला स्नायु मतलब एक संधि होती है जहां पर ये मान लेते हैं श्रोणि मेखला ये हड्डी है, श्रोणि मेखला ये हड्डी है भैया। ठीक है, मान लेते हैं भैया श्रोणि मेखला ये हड्डी है। यहाँ पर छोटा सा मतलब ये संधि रहती है, यहाँ पर छोटी सी संधि रहती है, स्नायु द्वारा जुड़े होता है, छोटी सी संधि रहती है, स्नायु द्वारा ये जुड़ी रहती है। अब ये क्या करता है? ये रिलैक्सिन हार्मोन क्या करेगा? इसी स्नायु वाले हिस्से को क्या करेगा? लूज करेगा, स्नायु वाले हिस्से को लूज करेगा। लूज करने के बाद यहाँ पर बहुत ये तेजी से फैलेगा और तेजी से फैलता है ना, तभी जाकर के बच्चा यहाँ पर जो शिशु ऊपर पल रहा होता है, जो ऊपर शिशु बच्चा यहाँ पर जन्म लेने के लिए तैयार है ना, थोड़ा सा अटपटा ही बना दिया है। ये इसका सिर है, ये उसका पैर है, ये उसका हाथ है। ठीक है, ये उसकी आंखें हैं, ये उल्टा है। समझ लेते हैं, समझने के लिए समझने में क्या जाता है भैया। जैसे जैसे यहाँ पर रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होगा, ये इसकी संधि को थोड़ा सा फैलाएगा। फैलाने के बाद यहाँ पर बहुत तेजी से पीड़ा होती है, बहुत तेजी से यहाँ पर पीड़ा दर्द होगा। इसी दर्द को हम कहते हैं प्रसव पीड़ा। ठीक है, जब प्यूबिक सिम्फाइसिस संधि ये फैलता है तो बच्चा जन्म लेने के लिए तैयार होता है। जैसे जन्म लेता है तो लेने के दौरान बहुत ज्यादा तीव्र गति से पीड़ा होती है, और इसी तीव्र गति की जो पीड़ा होती है, इसी पीड़ा को कहते हैं प्रसव पीड़ा या फिर लेबर पेन कहते हैं। देखो यहाँ पर वही सारी चीजें लिखी गई है भैया कि प्यूबिक सिम्फाइसिस संधि को शिथिल करता है, कौन करता है? रिलैक्सिन हार्मोन्स। ठीक है, शिशु माँ के गर्भाशय से जनन नाल बोल दो या फिर जन्म नाल बोल दो। ठीक है, जनन नाल द्वारा बाहर आ जाता है। अच्छा, शिशु के जन्म के तुरंत बाद ही अपरा भी गर्भाशय से बाहर निकल जाती है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि अपरा बाहर नहीं निकलता है, और अपरा जब बाहर नहीं निकलेगा ना, तब उस टाइम पर इंजेक्शन वगैरह डाल करके उसको निकाला जाता है। इंजेक्शन से दे करके या फिर कुछ मेडिसिन से देंगे, और मेडिसिन से दे देंगे तो फिर वो अपरा ऑटोमेटिक बाहर निकल आती है। तो जन्म के तुरंत बाद उस गर्भाशय को जो होता है पूरी तरह से क्लीन करना रहता है। अगर ऐसे जो अपरा है, अपरा का कुछ पार्ट वहां पर रह जाता है तो इन्फेक्शन उत्पन्न कर देता है। तो इसीलिए डॉक्टर क्या कहते हैं, उसको पूरी तरह से साफ सफाई करते हैं ताकि गर्भाशय पूरी तरह से स्वच्छ रहे, उसमें कोई भी इन्फेक्शन ना होने पाए। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि बच्चे को जन्म के लिए ना जो डॉक्टर पैसा खाने वाले होते हैं वो क्या करते हैं भैया, पहली बात तो जिस
फीमेल्स में बच्चे का जन्म नहीं होता है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है, तो उनको रिलैक्सिन हार्मोन्स का इंजेक्शन लगाया जाता है। लेकिन अगर रिलैक्सिन हार्मोन्स का इंजेक्शन लगा देते हैं तो इसके वजह से क्या होता है, हालांकि हमारे शरीर में नेचुरली रिलैक्सिन हार्मोन्स बनता है, फीमेल्स की बॉडी में नेचुरली रिलैक्सिन हार्मोन्स बनता है, अगर वो बन रहा है तो नॉर्मल डिलीवरी होने का चांस 100% रहता है। लेकिन मान लेते हैं नहीं बन रहा है तो क्या करते हैं, डॉक्टर इंजेक्शन देते हैं, वो बनने लगता है। ठीक है, बनने के बाद जब रिलैक्सिन हार्मोन्स बनने लगेगा ना तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसे डॉक्टर होते हैं ना चूतिया टाइप के, वो क्या करते हैं मान लीजिए फीमेल्स के अंदर रिलैक्सिन हार्मोन्स तो पहले से बन रहा है, वो इंजेक्शन लगा देंगे ताकि रिलैक्सिन हार्मोन्स बने ही ना। अब सोचो कि वो इंजेक्शन दूसरा वाला लगा देंगे और रिलैक्सिन हार्मोन्स नहीं बनेगा तो नॉर्मल डिलीवरी होने के चांस नहीं रहेगा। ठीक है, तो फिर वो क्या कहते हैं, सीजरिंग करते हैं, और सीजरिंग में पैसा बहुत ज्यादा लगता है, मतलब जिसको कहते हैं वो चीर फाड़ वाला काम। ठीक है, पोस्टमार्टम कह रहे भैया, चिकित्सा वाला काम करते हैं, मतलब सीजरिंग तो पता ही है, क्या कहते हैं उसको भैया, दिमाग में नहीं आ रहा। सीजरिंग करते हैं, बस इतना याद रखना, सीजरिंग मतलब पेट वूट चीर करके उसको बच्चे को वहां से बाहर निकालेंगे। तो ये प्रक्रिया हो गई भैया। अच्छा, ऑपरेशन कहते हैं उसको, सॉरी ऑपरेशन कहते हैं। तो ऑपरेशन द्वारा बच्चे को यहाँ पर जन्म से उसको जन्म दिलाया जाता है, और वहां पर पैसा बहुत ज्यादा लगता है, वो डॉक्टरों की चार्ज रहती है। ठीक है, बाकी अगर शिशु सीधा रहता है, कभी कभी शिशु डॉक्टर को भी मजबूरी रहती है सीजरिंग करना। उस टाइम पर शिशु मान लेते हैं उल्टा हो गया, भाई शिशु क्या होता है, उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाएगा तभी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। और शिशु क्या होता है ना, कभी कभी गर्भनाल को ना लपेट लेता है, अगर वो गर्भनाल लपेट लेगा तो भैया डॉक्टर इंतजार करेंगे कि इस गर्भनाल थोड़ा सा कम लपेटे, मतलब वो थोड़ा सा खुल जाए, खुलने के बाद वो नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है। लेकिन शिशु क्या करता है, बहुत ज्यादा उजड्डी टाइप में रहेगा, अंदर रहेगा, तो इधर उधर खूब हलचल करेगा, तो गर्भनाल को ना लपेट लेता है, कभी कभी गले में लपेट लेता है, और कभी कभी पूरे शरीर में लपेट लेता है, तो दिक्कत होती है। इसीलिए फिर डॉक्टर क्या, उनके पास लास्ट ही चांस रहता है सीजरिंग करने का। बाकी आप लोगों को यहाँ पर दुग्ध श्रावण के बारे में कल पढ़ाएंगे आप लोगों को। ठीक है, दुग्ध श्रावण के बाद आप लोगों को, अच्छा कितना टाइम हो रहा है देख लीजिए, 1 मिनट, टाइम कितना हो रहा है उसी के अनुसार चलेंगे। ठीक है, चलो इसको पढ़ ही लेते हैं, इसको पढ़ ही लेते हैं। प्रसव पीड़ा तक हो गया भैया। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर दुग्ध स्राव। मान लेते बच्चे का जन्म हो गया है, तो अब माता के गर्भाशय जो माता के शरीर में रहेगा ना, वो वहां से एक हार्मोन निकलता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन निकलेगा, और साथ ही साथ में एक दो हार्मोन्स और निकलते हैं, जिसको क्या कहते हैं भैया, देखो यहाँ पर ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन, ये दो हार्मोन्स का निर्माण होना चालू हो जाता है। ये क्या करते हैं, दुग्ध निर्माण की प्रक्रिया को और दुग्ध श्रावण की प्रक्रिया को बढ़ा देते हैं। मादा में स्तन ग्रंथि का विकास बहुत ज्यादा तेज हो जाता है, वहां पर दूध का निर्माण होना चालू हो जाता है। अब वो बच्चा जो जन्म लिया है, उस बच्चे को क्या चाहिए सर, पोषण चाहिए। पोषण देने के लिए सबसे पहला पोषण होता है माँ का दूध। ठीक है, सबसे पहला पोषण क्या होगा, माँ का दूध होगा, वही उसके लिए कंप्लीट आहार होता है। एक शिशु के लिए कंप्लीट आहार क्या है, उसका माँ का दूध। और जो पहला गाढ़ा पीला दूध होता है, उसमें बहुत ज्यादा पदार्थ रहते हैं, बहुत ज्यादा प्रोटीन युक्त रहेगा, बहुत ज्यादा उसमें पोषक तत्व रहेगा उसमें एंटीजन फिर एंटीबॉडी भी रहते हैं बहुत सारे, मतलब कि IgA एंटीबॉडी रहता है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे जब अगले चैप्टर आएगा तब। ठीक है, एक चैप्टर में भैया आएगा जहां पर प्रतिरक्षी तंत्र के बारे में, ह्यूमन जहां पर स्वास्थ्य से रिलेटेड पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको प्रतिरक्षी तंत्र के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे स्त्री के स्तन में गर्भता के दौरान, मतलब सगर्भता के दौरान कई सारे परिवर्तन होते हैं, और बाद में दूध उत्पन्न होने लगता है। इस प्रक्रिया को हम दुग्ध श्रावण कहते हैं। ठीक है, मतलब जब बच्चे का जन्म हो जाएगा तभी दुग्ध का निर्माण होना चालू हो जाता है, इसी समय को हम भैया दुग्ध श्रावण कहते हैं। अच्छा, जब तक वो माँ दूध का श्रावण करती है, ठीक है, मतलब जैसे आज बच्चे का जन्म हुआ, यहाँ से लेकर जब तक वो दूध स्तनपान कराएगी, स्तन पान कराती है, मतलब ये स्तनपान, फिर उसके भैया दूध का निर्माण बंद हो जाता है, निर्माण यहाँ पर बंद हो जाएगा। ठीक है, जहाँ यहाँ पर चालू होता है और यहाँ पर बंद हो जाता है, इसके बीच के समय को हम कहते हैं दुग्ध श्रावण काल। इसी के बीच के समय को हम कहेंगे बच्चा दुग्ध श्रावण काल कहते हैं। राइट है, तो यहाँ पर यह दूध जो पहला गाढ़ा पीला दूध होता है, यह दूध नवजात शिशु के लिए कंप्लीट आहार होता है, पूर्ण आहार होता है। ठीक है, प्रारंभिक कुछ 4 से 5 दिनों में, ठीक है, प्रारंभिक बच्चा शुरुआत में ही, जैसे बच्चे का जन्म हुआ तो उसके 2 से 3 दिन के अंदर ही स्तन से गाढ़े पीले रंग का दूध निकलता है, जिसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। याद रखना इस चीज को, देखो प्रथम स्तन कहेंगे या खीस कहेंगे या कोलेस्ट्रम कहते हैं, ये चीजें आप लोगों को याद रखना है।
कि जो पहला गाढ़ा पीला दूध होता है उसे क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम, खीस और प्रथम स्तन्य, ये तीनों चीजें एक ही नाम है, ठीक है। अच्छा, कोलेस्ट्रम में अनेक प्रतिरक्षी होते हैं जिनमें से IgA सबसे इंपॉर्टेंट है। ये IgA माता के दूध से बच्चों को मिल जाता है, ठीक है। शिशु को बच्चा माता से ना दो एंटीजन मिलते हैं, दो एंटीबॉडी मिलते हैं। एक तो ये IgA है जो कि दूध से मिल रहा है, एक तो होता है IgG, ठीक है। ये दो एंटीबॉडी होते हैं, दो प्रतिरक्षी होते हैं जो माता के IgA, यहाँ पर IgA और IgG, ये दोनों के दोनों प्रतिरक्षी शिशु को प्राप्त होते हैं, ठीक है। शिशु को प्राप्त होते हैं डायरेक्ट किससे? माता से, ठीक है, माता से। याद रखना, ये कहाँ से मिलेगा? अपरा द्वारा, अपरा से। ये कहाँ से मिलेगा? दुग्ध द्वारा। ये चीजें आप लोगों को याद रखना है। प्रश्न यहाँ से बनता है कि एक शिशु को बनी बनाई जो एंटीबॉडी होती है वो कहाँ से मिलता है, ठीक है, जो नेचुरल प्राकृतिक होता है। तो याद रखना इस चीज को। एक तो होता है IgG, अपरा से मिलता है शिशु को। यहाँ पर IgA दुग्ध से मिलता है शिशु को, ठीक है। चलो आगे देखते हैं भैया। यहाँ पर IgA, यहाँ पर आप लोग उसको एक शिशु को एंटीबॉडी मिलती है। यही एंटीबॉडी क्या करती है? एलर्जिक रिस्पॉन्स देती है। IgA एंटीबॉडी एलर्जिक रिस्पॉन्स देती है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं भैया। कोलेस्ट्रम जो होता है इसमें अनेक प्रतिरक्षी तत्व, जैसे IgA तो हो गया। नवजात शिशु को 3 से 4 माह के बाद तक माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं देना चाहिए। यहाँ पर 3 से 4 माह है तो डॉक्टर इसको इसकी अवधि बढ़ा देते हैं लगभग 5 से 6 माह तक। 5 से 6 माह तक वैसे भी बच्चा कुछ खा नहीं पाएगा, लेकिन उसको कुछ बाहर की चीजें दिया भी नहीं जा सकता है। अगर देंगे तो इन्फेक्शन उत्पन्न कर देगा, वो उसका बॉडी अभी उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता है, इस वजह से उसके शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है। बाकी डॉक्टर जो सलाह देते हैं वो 3 से लगभग 4 से 5 महीने तक दुग्धपान कराना चाहिए, ठीक है। दुग्ध स्रावित माता एक दिन में लगभग 1 से 2 लीटर दूध उत्पन्न करती है। जैसे कोई फीमेल से है वो दुग्ध श्रावण कर रही है, इसका मतलब उसमें एक दिन में 24 घंटे में लगभग 1 से 2 लीटर दूध का निर्माण होता है। और दुग्ध निर्माण के लिए जो हार्मोन जिम्मेदार होता है वो प्रोलैक्टिन होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखें इन दोनों हार्मोन्स को, ठीक है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके पहले जो ये बताए हैं ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माता से IgG और IgA ये दो प्रकार की एंटीबॉडी है। IgG अपरा से मिलता है शिशु को और IgA दुग्ध से मिलता है शिशु को, ठीक है। और कौन से दुग्ध से? पहला जो दुग्ध गाढ़ा पीला दूध है उसी से, कोलेस्ट्रम से, ठीक है। तो यहाँ पर दुग्ध निर्माण के जो हार्मोन्स होगा वो जिम्मेदार होगा प्रोलैक्टिन। ये प्रोलैक्टिन हमारे मस्तिष्क से निकलता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन भी और प्रोलैक्टिन दोनों पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं, फर्स्ट पीयूष ग्रंथि से। ये प्रोलैक्टिन क्या करेगा? दुग्ध निर्माण के लिए क्या करेगा? हार्मोन्स निकालेगा। और ऑक्सीटोसिन क्या करता है? यह हार्मोन्स दुग्ध स्रावण को प्रेरित करता है। स्रावण मतलब होता है दुग्ध का बहना। क्लियर है इस बात? तो आई होप यहाँ तक की चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, कल के क्लास में जब पढ़ेंगे बच्चा, कल आपका प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, और कल आपका टेस्ट भी रहेगा। ओके जी, तो क्लास कैसी लगी आप लोग बताइएगा जरूर। मिलते हैं कल की क्लास में। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। अगर आप नए स्टूडेंट हो तो बिल्कुल आप लोग चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। हमारे इस चैनल पर सारे के सारे कंटेंट आपको बेहतरीन मिलते हैं।